नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। जी हाँ मित्रों, हम लेकर के आते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस जो आपको दिलाएंगी परीक्षा में सफलता। तो उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप क्लास को अटेंड कर सकें। अच्छे तरीके से आप पढ़ाई जारी रखिए, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और इस बार आप अपने लिए जो कुछ भी निर्धारित कर चुके हैं उसे पाने का बेहतर प्रयास कीजिए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। मित्रों, मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए आज यह व्याकरण के टॉप प्रश्न यानी व्याकरण की जो श्रृंखला हमने चला रखी है, एक व्याकरण जाने बेसिक से, उसकी आज ये दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास हमने अपलोड करी है, आप उसको जा कर के देखिए, बहुत ही शानदार क्लास है और मेरा दावा है आपसे व्याकरण के एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएंगे, हम पूरा कवर करवाएंगे आपको। आप परीक्षा दे करके आएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए देखते हैं आज हम क्या जानने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ध्वनि वर्ण का स्वरूप, अनुस्वार व अनुनासिक, पंचमाक्षर और अनुस्वार, वर्णों का उच्चारण स्थान आदि तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं वर्णमाला की, वो सब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। उसके पहले फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, ध्वनि जो है वो शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी ध्वनि जो है, ध्वनियों के मिलने से ही वर्ण का निर्माण होता है। ध्वनियों के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ध्वनि कहते किसे हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। जैसे हमने कह दिया का बोला तब तो वो ध्वनि है, लेकिन जब उसे लिख दिया तब वो वर्ण हो गया। क्योंकि ध्वनियों के लिखित रूप को ही तो वर्ण कह रहे हैं। आप इसकी परिभाषा को भी समझते रहिए और अच्छे तरीके से ध्यान से देखते रहिए, बने रहे हमारे साथ। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो। जैसे अ, ई, व, च, का आदि जो भी वर्ण हैं वे सभी वर्ण कहलाते हैं जो मूल ध्वनि है और उसके खंड नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट हुआ होगा आपको। देखिए हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप उन सभी को भी देखिए, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है, आपको बता रहा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप बताएंगे वर्ण। वर्ण हमारे उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। यह आपको एक फैक्ट मिल जा रहा है, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जा रहा है। और इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह या वाक्यों की रचना की जाती है। यानी वर्ण को मिलाकर के बनते हैं शब्द और फिर सार्थक शब्दों का जो समूह होता है वह कहलाता है वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य। फिर कई वाक्य मिला करके गद्यांश बनाते हैं या गद्य बनाते हैं। इसी प्रकार से इसका निर्माण का जो क्रम है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब देखिए कि हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं और वर्णों के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का जो क्रम है आ से लेकर के ज्ञा तक, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। वे कौन कौन से हैं, आइए उन्हें हम जानते हैं। ये देखिए, पहले स्वर। आप जानते हैं वर्ण, आपसे पूछा जाए वर्ण को कितने खंडों में बांटा गया तो आप जवाब देंगे 2। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर में क्या क्या आ जाते हैं यह जानना भी आवश्यक है। छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात,
8, 9, 10, 11। ये आपके 11 जो हैं वो स्वर हो गए। 11 स्वर हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन में आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है हम उसी से उस वर्ग का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया का वर्ग, तो आप समझ जाइए का से लेकर के अंगा तक की बात हो रही है। क ख ग घ अंगा। चा वर्ग की हम बात करें तो चा से लेकर के इया तक, यानी च छ ज झ इया। टा वर्ग में क्या क्या शामिल है? ट ठ ड ढ अड़। ता वर्ग में देख लेते हैं त थ द ध न। और पा वर्ग में तो आप जानते ही हैं प फ ब भ म। ये जो हो गए आपके 5 वर्ग हो गए। तो 5 वर्गों को मिला करके कितने हो गए? 25। ठीक है, 25 वर्ण हो गए। फिर आपके ये अंतस्थ हैं 4। अंतस्थ कौन कौन से हैं? य र ल व। उस व्यंजन में तीनों सा, श, शा और शा आते हैं। फिर अहा भी आता है, श श श हा। कुछ लोग इसे ख भी कह देते हैं, खा का उच्चारण भी करते हैं। मूलतः यह श है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो श, त्र, ज्ञ, श्र। और द्विगुण व्यंजन में आते हैं आपको ड़ और ढ। क्या आता है? ड़ ढ। अनुस्वार है एक और एक विसर्ग है। ये कुल मिलाकर के आपको कितने हुए? चलिए आपको गिनकर बताते हैं कितने हुए। अभी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वरों को गणना की थी, 11 हुए थे ये। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये सब 25 हो गए थे। ठीक है, फिर आपके 4 अंतस्थ हो जाते हैं और 4 ऊष्म हो जाते हैं। 4 संयुक्त, 4 दूना 8, 4 तीन 12 और 2 द्विगुण हो गए, 12 2 14 और 2 अनुस्वार और विसर्ग हो गए, 14 2 16। तो ये हो गए आपके 16। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 6 5 11 1 12, 12 के 2 2 दूना 4 1 5। ये हो गए आपके 52 वर्ण जो कि आपकी वर्णमाला में शामिल हैं। वर्णमाला के जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही आपकी वर्णमाला कही जाती है। समझ में आए मित्रों? वर्णमाला किसे कहते हैं? कुछ लोग, अभी हमें जो है एक व्यक्ति मिला था, एक बच्चा क्या था, वो बीए को पास कर चुका है। तो वो पूछ रहा था आपको काका काका याद है? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं याद है? बोला मेरे सारे दोस्तों को तो काका काका भूल गए हैं, सारे लोग उनको आता ही नहीं है। आगे पढ़ाई करते जा रहे हैं, पीछे वाला सारा भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। चूँकि आप हिंदी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ कि आप कम से कम वर्णमाला तो नहीं भूले होंगे। और यदि भूल भी गए होंगे तो हमने बता दिया, उसे अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। चलिए अब आप बताइए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। यानी स्वर का अर्थ है स्वतंत्र। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। यदि आप आ बोल रहे हैं, आ बोल के देखिए, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस बीच में नहीं है। ई उ ऊ जो भी आप बोलना चाहें वह स्पष्ट तौर पर सीधे निकल जाती है बाहर, वायु मुख से बाहर निकल जाती है। और स्वरों को व्यंजनों की या किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अकेले ही काफ़ी हैं। यानी ये ऐसे हैं दमखम सूरवीर जो अकेले ही काफ़ी हैं, उच्चरित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अभी हमने आपको बताया था ऊपर, लेकिन यहाँ फिर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे 3 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आपसे पूछा जाए स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? अ, ई, उ और ऋ। यानी छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। रे भी दीर्घ और लघु 2 हुआ करती थी संस्कृत में, लेकिन अब प्रचलन में एक ही है, तो यह ह्रस्व में शामिल की गई है। और दीर्घ जो है, दीर्घ में क्या है? आ, ई, उ। संयुक्त में है ए, ओ, औ, क्योंकि ये 2 स्वरों के मिलने से बने हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त हैं। मात्राएं 3 होती हैं। कौन कौन सी? ह्रस्व,
दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व से दीर्घ में दूना और प्लुत में तिगुना समय लगता है। यानी उच्चारण स्थान में लगने वाले समय को मात्रा काल कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगता है, दीर्घ के 2 मात्रा काल का और प्लुत के 3 मात्रा काल का। तो ये उनके उच्चारण में लगने वाला समय है। मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं होती, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तो इनके 10 प्रकार हो जाते हैं। मित्रों, अभी आपने देखा कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 स्वर हैं। तो ह्रस्व का उपयोग तो आप जानते ही हैं, जब आप बोलेंगे अ तो हो गया, बोल देंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन जो प्लुत है वो अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ओम जब इस प्रकार का शब्द हम उच्चारण करते हैं तो बीच में जो खिंचाव हो रहा है ओ और माँ के बीच में, वही आपका प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर वे मूल या एक मात्रिक या ह्रस्व कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जैसे अ, ई, उ और री। यानी ये जो मूल स्वरों को ही आप ह्रस्व स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर ही आपके मूल स्वर कहलाते हैं। ये किसी के योग से नहीं बने हुए हैं। और दीर्घ स्वर जो हैं वो योग से बने हैं। जैसे देखेंगे हम, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ कहलाता है। जैसे छोटा अ धन आ बराबर आ, छोटी ई धन ई बराबर ई, छोटा ऊ धन ऊ बराबर ऊ। अ धन ई को मिलाकर बन गया ए, अ धन ए को मिलाकर बन गया आई, आ धन उ को मिलाकर बन गया आओ, आ धन उ को मिलाकर बन गया आओ। तो इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यानी दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद करिएगा। अब प्लुत स्वर को हम जान लेते हैं। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। हिंदी में 3 की तरह लिखा जाता है। जैसे ओम, जब आप ओम लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, बीच में इस प्रकार से लिख देते हैं। और प्लुत स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसके अलावा जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, राम को बुला रहे हैं, राम ऐसे कर रहे हैं ना, ये बीच में भी आ रहा है यहाँ पर श्याम ऐसे से कर रहे हैं। तो ये बुलाने में जो ध्वनियाँ गुंजायमान हो रही हैं इतनी देर तक, वही आपका प्लुत स्वर है। और इसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है, यानी ये देर तक खिंचाव के साथ बोले जाती हैं। अनुनासिक किसे कहेंगे हम? अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे हम लिख देंगे आँख, क्या लिखेंगे? आँख। दांत, ये दांत, इस प्रकार चंद्र बिंदु लगाते हैं, यानी ये हो गया आपका चंद्रमा और यहाँ रह दिया एक बिंदु, ये हो गया चंद्र बिंदु। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो आप समझ लीजिए चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं और इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं आप देख लीजिए, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। यानी अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे हम बोलेंगे अंग, थोड़ा सा नाक का बल पड़ रहा है ना इसमें। रंग, ये देखिए, भंग, ढंग। ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत हो रही है, समझिए। अनुनासिक में चंद्र के साथ बिंदु आता है और अनुस्वार में सिर्फ बिंदु आता है, चंद्र नहीं आता है। यह स्वर के बाद निकलने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है और अनुनासिक का नाक और मुंह एक साथ होता है उच्चारण उसका, ठीक है। निरनुनासिक किसे कहते हैं? निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, आप, उधर, घर, बाहर, अंदर। यानी इसमें जो है मुंह से वर्णों का उच्चारण किया जा रहा, नाक की सहायता नहीं ली जा रही है, इसलिए आप इन्हें निरनुनासिक वर्ण कहेंगे, ठीक है। विसर्ग को हम देख लेते हैं लगे हाथों। विसर्ग क्या चीज़ है? अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अतः, स्वतः, दुह, प्रातः, ये देखिए
प्रातः, यहाँ लगाएंगे आप, इसे 2 बिंदु लगा देते हैं ना, प्रातः, क्रमशः, इन सब में क्या प्रयोग हो रहा है आपका, 2 बिंदु यहाँ पर लगाएंगे, इन सब में विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। यानी आपको अंत में, प्रायः अंत में 2 बिंदु दिखें तो आप समझिए वहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और उसका उच्चारण भी ह के अर्थ में निकल करके आता है आपके सामने। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही शानदार फैक्ट है ये, क्योंकि कई बार अब तक परीक्षा में पूछा जा चुका है अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ योग न होने पर भी जो साथ रहे, यानी अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब हम जानते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो पंचम वर्ग हैं आपके, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या लगाएंगे, 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, तो क्या हुआ, 5 गुणे 5 यानी कि 25 वर्ण आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। आप बिना डरे, बिना झिझके और बिना रुके हुए जवाब दे देंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। चलिए अब हम जानते हैं प्रत्येक का उच्चारण स्थान क्या है। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। मित्रों, का वर्ग यानी का, ख, ग, घ, अंगा, एक सूत्र मैंने आपको बताया हुआ अपने प्रैक्टिस सेट में। चलिए फिर से आपको पढ़ाती हूँ यहाँ पर। वह सूत्र क्या है, संस्कृत का सूत्र है। वर्णमाला के उच्चारण स्थान को याद करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकुः विसर्जनीयानाम, अकु विसर्जनीयानाम कंठः, अकु विसर्जनीयानाम कंठः। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अकुः यानी कि छोटा अ, बड़ा आ, और आपका का वर्ग में आएगा का, ख, ग, घ, अंगा। संस्कृत में इसे कु, चू, टू, तू, पू कहा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जाता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, और आपका ये हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। यह सूत्र कह रहा है, आपको याद हुआ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ठीक है, अब देखिए आप इसको, चा का जो है ये चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। इसका भी सूत्र है, हमने पढ़ा रखा है आपको। यदि आप भूल गए हैं तो फिर से पढ़ाते हैं आपको। इचु यशा नाम तालु, क्या है, इचु यशा नाम तालु। अब इसको हम विस्तारित करते हैं इस सूत्र को। ये समझिए, संस्कृत के बहुत ही अच्छे सूत्र है जो आपको शॉर्टकट में याद करवा देंगे, आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं। इचू का अर्थ हो गया छोटा ई, बड़ा ई, और चू का अर्थ होगा चा, छा, जा, झा, इया। उसके अलावा आपका या से यज्ञ और शा। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आप सा को ही भूलते रहते हैं, कौन सा सा है, 3 सा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए इचू यशा नाम तालु, तो आपका ये जो शेर वाला शा है, इसका उच्चारण तालु से होता है। किससे होता है, तालु से, क्योंकि यह इचु यशा नाम तालु सूत्र के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा का उच्चारण स्थान तालु है। ये जीभ हमारी तालु को टच करती है इन्हें बोलते वक्त। हमारे जीभ उच्चारण के समय मुख के जिस स्थान को टच करती है वही उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो टा वर्ग यानी टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके लिए भी सूत्र है, क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। बताऊँ आपको, ऋषि ऋषि आप लिखेंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका तात्पर्य हुआ कि रि यानी कि ऋषि ऋषि आपका जो है ये, और टू यानी टा वर्ग, टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, टा, ऋतु रसा नाम राशि रश्ि। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सा, ये सा आपके लिए बला होती है कि उच्चारण स्थान कहाँ से, कौन से सा को कहाँ से बोला जाता है,
यदि आप इस सूत्र को याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कभी भी जवाब इसका लगाना चाहे लगा पाएंगे और कहीं भी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा के लिए हमेशा याद रहेगा। यदि आप रटते हैं तो हो सकता है कि भूल जाएं, लेकिन सूत्र को याद कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये जो सा है, जिसे बचपन में पेट फड़वा सा भी कहा करते थे हम लोग, क्योंकि इसका पेट ये फटा हुआ है तो इसे पेट फड़वा सा भी कहा करते थे, और इसे षटकोण वाला सा भी कहा जाता था। तो अभी भी षटकोण वाला सा ही है, कोई अलग से नहीं हुआ है कुछ इसमें, लेकिन समझने का फेर है कि अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ये पेट फड़ुआ सा है या षटकोण का सा है। अब हम इसे कहेंगे कि मूर्धन्य सा है, ये मूर्धन्य सा है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ऋषि ऋषि, टा ठा डा ढा अड़ा, रस्य रस्य और आपके ईशा से षटकोण, सभी का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा हो जाता है। अब देखेंगे हम दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, यानी इन शब्दों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वो दांत का स्पर्श करती है। तो ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। देखिए अब इस सूत्र को हम विस्तारित करते हैं। ऋ, चूंकि संस्कृत का सूत्र है तो इसमें ऋ संस्कृत में होता है, हिंदी में तो होता नहीं है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, जाने दीजिए आप उसे, आप समझते रहिए बस। केवल ला और ये सा होगा, उसके बाद ता वर्ग ता था दा धा ना, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है, दंत से उच्चारित किए जाते हैं। ये हमारी जीभ यानी जिह्वा इन वर्णों के उच्चारण में दंत को स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत व्यंजन कहे जाते हैं। आपने सुना होगा, कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना, दंती सा कहते हुए सुना है। इसे क्या कहते हुए सुना है, दंती सा। तो दंती सा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है वो दांत से या दंत से होता है। तीनों सा जो आपको कंफ्यूज करते हैं उन सभी को उच्चारण स्थानों को हमने बता दिया। अब हम देखेंगे प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पा उपपधीयाना मोष्ठव, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग, पा वर्ग पा फा बा भा मा, इनका जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ है। जब आप प बोलेंगे तो आपके दोनों होठ आपस में टच करेंगे, फा बोलेंगे तब भी करेंगे, बा बोलेंगे तब भी करेंगे। तो इससे आप समझिए कि प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है ही, साथ ही साथ आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही कहलाता है। यह एक सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है, माहेश्वर पाणिनि के सूत्रों के आधार पर इसे बनाया गया है। बहुत बढ़िया सूत्र। संस्कृत जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो बिना संस्कृत के उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो कुछ चीज़ें यदि आप संस्कृत की ले लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। इनका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दांत व होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः ये चारों अर्ध स्वर कहे जाते हैं। जी हाँ मित्रों, कई बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो आप जानते रहिए या, रा, ला, वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और बने रहे हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सटीक और सही रणनीति के साथ। चलिए अब हम आगे देखेंगे। और या, रा, ला, वा जो आपके ये क्या है, अर्ध स्वर तो हैं ही, इसके साथ ही ये चारों अंतस्थ हैं और अल्प प्राण भी हैं। यानी प्राणत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, यानी इन शब्दों के उच्चारण करते समय वायु कितनी मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उसी के आधार पर इसका वर्णन किया गया। जिसमें कम वायु का प्रयोग होता है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, जिसमें ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है वे महाप्राण कहलाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है मित्रों, अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिन्हें अल्प मात्रा में श्वास प्राप्त होती है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं आपके, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है। यानी पहला, तीसरा
पांचवा इसमें अंतस्थ भी हैं आपके, तो आप समझिए 135 और अंतस्थ ये आपके अल्प प्राण हैं। यह भी मैंने आपको एक सूत्र दे दिया। 135 अंतस्थ अल्प प्राण है। कौन कौन से? 135 अंतस्थ अल्प प्राण है। 135 का तात्पर्य हुआ पहले वर्ग का पहला अक्षर, फिर उसी वर्ग का तीसरा, फिर पांचवा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं आपके। पांचों वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो आपका अंतस्थ या रा ला वा जो भी है ये भी आपके अल्प प्राण ही हैं। इस प्रकार से आपको एक सूत्र प्राप्त हो गया। 135 अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। जानते हैं अब हम महाप्राण के बारे में। महाप्राण आ गए यहाँ पर। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलता है। जी हाँ मित्रों, पहले बता दिया प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है इससे, इसीलिए इसे महाप्राण कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। तो महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण है। आप इसे कोड में समझिए, 24 और ऊष्म महाप्राण है। 24 ऊष्म महाप्राण यानी 24 का तात्पर्य होगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और ऊष्म का तात्पर्य होगा श, ख, श, ह। तीनों श आपके जो हो जाते हैं वो तीनों श और ह उस व्यंजन कहे जाते हैं। तो 24 और ऊष्म महाप्राण कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। ख, घ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। उसके बाद आपका तीनों श, श और ह, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे घोष यानी घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो घोषत्व के आधार पर 2 भाग बांटे गए हैं, घोष और अघोष। घोष को ही आप सघोष कहते हैं और ये अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती वे अघोष कहलाते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। ठीक है मित्रों, यह है घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। बहुत प्रकार से आपके वर्णों का वर्गीकरण किया गया जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 345 और अंतस्थ तथा हा, ये घोष वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्थ में आ गए आपके या, रा, ला, वा और हास्य हल, यानी 345 अंतस्थ और हा घोष वर्ण कहे जाते हैं। बाकी जो बचते हैं वो सघोष होंगे। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, ढ़ और ढ जोड़े गए हैं। इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर के संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा सकता है, यानी क धन श बराबर श, त धन रा बराबर त्र, ज धन इया बराबर ज्ञ। मित्रों, जा और इया के मिलने से बना है आपका यह ज्ञ, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग इसे ज्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्या पढ़ते हैं, लेकिन प्रचलन में ये ज्ञ है। ज्ञ गलत है, जब ज्या आपका जो होता है वो शुद्ध है। विशेष तौर पर आप इस पर ध्यान दीजिए। आपसे परीक्षा में ऑप्शन दिया जाएगा छा किसके किसके योग से बना है, वहाँ पर एक ऑप्शन ये देगा, एक में क्या करेगा, दोनों में हलंत लगा देगा, एक में करेगा कि का में हलंत नहीं लगा देगा, सिर्फ सा में लगा देगा, और तीसरा क्या करेगा, किसी में नहीं लगाएगा। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको जो पहला वर्ड है यानी जो का है वही आधा है और ये शा पूरा मिलकर के इस शब्द का निर्माण हो रहा है। सा का आ बचा हुआ है और का में जो है वो शा नहीं, आ नहीं है, इसलिए ये लघु का है और शा पूर्ण है, दोनों के योग से बन जा रहा है यहाँ पे आपका क्षत्रिय। इसी प्रकार स्त्रा और ज्या भी बने हुए हैं, तो आप भूलेंगे नहीं, इसको जरूर याद रखेंगे। हलंत पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी वर्ड में हलंत लग जाता है इसका मतलब उसमें से उसका स्वर जो है वो गायब है, स्वर निकाल लिया गया है। अब हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। जैसे देखेंगे गांव, आस, चिड़िया,
चिड़िया, नाक के बल बोल रहे हैं ना, चिड़िया, सीढ़ियाँ, बढ़िया, गांव, आस। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो अनुनासिक कहे जाते हैं, जिसमें कि नाक और मुंह दोनों के संयोग से उच्चारण होता है। नाक से कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं नाक के बल मत बोलो, नाक के बल गाना मत गाओ। कहते हैं वो हिमेश रेशमिया जो है वो नाक के बल गाना गाते हैं, है ना। ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे समाज में जो नाक के प्रयोग से यानी नाक का उच्चारण स्थान ज़्यादा करते हैं, तो उनके जो स्वर होते हैं वो सभी नाक से ही उच्चारित किया जाता है। जैसे लगता है कि नाक से ज़्यादा, नाक से कम हवा निकल रही है और वो नकिया के बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, हमारी भाषा में तो कहते हैं नकिया के मत बोलिए। तो नकिया के बोलने का मतलब यही हुआ कि अनुनासिक उच्चारण हो रहा है उसका। अब अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे कि अंक, अंश, पंच, अंग, भंग, रंग, ढंग। इसी प्रकार के तमाम शब्द आप देखते हैं आपके उच्चारण में आते हैं जो अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। जी हाँ मित्रों, अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे आप चंद्र बनाएंगे और बिंदु लगा देंगे तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। और अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये, एक व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उसके तत्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे दंत जो है वो तत्सम है और दांत तद्भव है। अंत्र तत्सम है और आंत तद्भव है। तत्सम का अर्थ होता है जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं वे सभी तत्सम हैं, और जिनमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में उन्हें शामिल किया गया है वे सभी तद्भव कहलाते हैं। आपकी परीक्षा में तद्भव और तत्सम भी पूछा जाता है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल ही रहता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे आपने का वर्ग शुरू किया, क ख ग घ अंगा, ये इसका 5वां अक्षर है। चा वर्ग शुरू किया, चा छा जा झा इया, यह भी इसका 5वां अक्षर है। चा का चा, उसके बाद आपका आ जाता है टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, फिर ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा बा बा मा। यानी जो लास्ट में जो 5वें वर्ड आ रहे हैं इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है, क्योंकि अपने वर्ग के ये 5वें अक्षर हैं और इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है आपको। कंठ, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, एक बार हम फिर से समझते हैं इसको। अभी हमने आपको बता दिया था, यानी कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से ये शब्द बोले जाते हैं। छोटा अ, बड़ा आ, का वर्ग। का वर्ग का तात्पर्य हो गया आपका क, ख, ग, घ और अंगा और साथ ही साथ विसर्ग। इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वह आपका कंठ है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तालव्य किसे कहते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से वर्ण है वो अभी हमने आपको बताया था, फिर से बताते हैं। ईसु ऐसा नाम जो सूत्र बताया था, यानी प्रत्येक वर्ग के लिए हमने आपको एक सूत्र बता दिया है। उन्हीं सूत्रों के अनुसार आप देखेंगे कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो यहाँ पर निर्धारित हो रहा है। तालव्य और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड आपके ई यानी छोटा ई, बड़ी ई, और चा वर्ग चा, छा, जा, झा और इया। उसके अलावा आपका या और शा, यानी चा वर्ग, या शा, छोटी ई, बड़ी ई, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वह तालु। और तालु किससे बनती है, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण आपके कहलाते हैं तालव्य। अब हम मूर्धन्य को देखेंगे। मूर्धन्य यानी मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण कौन कौन से हैं। री, टा वर्ग, रा और शा, यानी ऋतु रसा नाम मूर्धा हमने आपको बताया था। तो टा वर्ग में आपका आएगा ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, ये जो है आपके आ जाते हैं टा वर्ग के अंतर्गत। मूर्धन्य में कौन कौन से शामिल हैं। मूर्धन्य व्यंजन आप किसे कहेंगे, आप कहेंगे री को, टा को और रा को, टा ठा डा ढा अड़ा को,
र को और श को, इन सभी को आप मूर्धन्य व्यंजन की संज्ञा प्रदान करेंगे क्योंकि ऐसा निर्धारण किया गया। मित्रों, उच्चारण के वक्त हमारी जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उसी को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी सारा खेल जो है वो आपकी इस जीभ का है, जहाँ जहाँ लपक के जाती है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। अब हम देखेंगे दंत। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ता वर्ग। ता वर्ग यानी ऋतु लसा नाम दंता। मैंने बताया था ना आपको, ऋतु लसा नाम, तो ऋ जो है वो संस्कृत का हो जाए। उसके बाद आपका तू बचता है, तू यानी कि ता वर्ग। तो उसमें आप देखेंगे त, थ, द, ध और ना, उसके साथ ही साथ ल और ये शा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी बोले जाते हैं दंत से। परीक्षा में उच्चारण स्थान, खास तौर पे यूपी टेट की परीक्षा में तो एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है उच्चारण स्थान से। और जितने भी आपकी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उच्चारण स्थान तो उसका एक मुख्य भाग है। तो आप जरूर से जरूर इसे पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से याद करते रहें। ओष्ठ को देखेंगे हम। ओठ, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दोनों होठ आपस में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है ओष्ठ वर्ण। तो ये कौन कौन से? उपपदीय नाम ओष्ठव, यानी इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। पा वर्ग में आपका आ जाता है प, फा, ब, भा और मा। ये हो जाते हैं इसके शब्द वर्ण जो इनके उच्चारण में आते हैं, यानी पाफा, बाभा, मा और उ। इन सभी का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है क्योंकि इनके उच्चारण में आप देखेंगे दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं। आप बोल करके चेक करिए कैसे लग रहा है आपको। उ है ना, प, फ, प, भा, मा। ये अब कंठ तालव्य किसे कहेंगे? संस्कृत में सूत्र है अदैतो कंठ तालु। अदैतो का तात्पर्य होगा ए और ऐ जो है वो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। यहाँ देखिए आप, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड ए ऐ हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, जब संस्कृत के सूत्रों के हिसाब से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। अब कंठोष्ठ वर्ण किसे कहेंगे, इसको भी देख लेते हैं। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड कंठ कहलाते हैं। जैसे ओ औ, यानी औ कंठ तालु। औ का तात्पर्य क्या हो गया? ओ और औ। इन दोनों का उच्चारण स्थान आपका कंठ कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों है। अब दंतोष्ठ किसे कहे? वकारस्य दंतोष्ठौ। सूत्र क्या है इसका? वकारस्य दंतोष्ठौ। दंतोष्ठ दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण है आपका व। वकारस्य दंतोष्ठौ भी यही कहता है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान आपको पता चल गया। अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, कौन कौन से है? आ का उच्चारण स्थान आपने देखा है कंठ ध्वनि है, इसमें व्यंजन मिला रहता है। जैसे कि आपका जो बनता है व्यंजन बनता है क धन आ का उच्चारण स्थान तो कंठ है, आप देख रहे हैं। यदि आप किसी भी व्यंजन को बोलेंगे तो बिना स्वर के उसका उच्चारण आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और उसमें स्वर आपका है वो आधा ही रहता है जब तक, व्यंजन आधा ही रहता है जब तक स्वर उसमें मिल नहीं जाता है। तो बिना स्वर के व्यंजन कतई बोले नहीं जा सकते हैं, इस बात को आप जरूर से जरूर समझिए। अ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से तथा अ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है। ब का उच्चारण स्थान दोनों होठों के मेल से होता है। जी हाँ मित्रों, अधिकतर व और बा में लोग कंफ्यूज होते हैं। वकारस्य दंतोष्ठौ यहाँ पर दे दिया गया, दंत और ओष्ठ वकार यानी व का उच्चारण स्थान है, और ब का उच्चारण स्थान दोनों होठ के मेल से होता है। पाफा बाभा मा में आता है ना। जैसे अगर वास, दोनों में बहुत अंतर है। वा की जगह यदि आप बा का प्रयोग कर देंगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वास कहा जाएगा तो वास का अर्थ होता है रहने का स्थान, और बास कह दिया तो बास का मतलब होता है सुगंध और गुजर। ठीक है, बेसिक से अंतर है, आपको जान लेने चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ी कर देंगे। अब शा देख लीजिए, यहाँ पर शा तालव्य वर्ण है। ये वाला शा जिसे आप शेर वाला शा कहेंगे। कौन सा शा कहेंगे? शेर वाला शा जो है वो तालव्य है, और ये पेट फड़ुआ सा जिसे हम कहते थे वो आपका मूर्धन्य वर्ण है। क्या है?
मूर्धन्य वर्ण, और लगे हाथ जो तीसरा सा है उसको जान लेते हैं। तो तीसरा सा जो है वो दंत सा है, यानी कि ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है और ये दंती सा है। तीनों सा उष्ण व्यंजन है और ये संघर्षी व्यंजन है। तीनों सा उष्ण और संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। ये तथ्य भी आप ध्यान में रखें अपने। संयुक्त ध्वनियाँ दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्रारब्ध, अब इसमें देखिए स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आपका ये बोला जा रहा है प्रारब्ध, तो पा में ही ये रा मिला हुआ है ना, इसी के साथ ही तो आप बोल रहे हैं, इसको अलग से नहीं बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार आपका प्राण आ जाता है, घ्राण, त्राण, यानी इसकी विशेषता होती है पहले तो सबसे पहले अधिकतर ये प्रारंभ में आता है, और जहां भी आएगा दो व्यंजन हैं, दोनों इस तरह से चिपके हुए हैं आपस में कि आप उन्हें अलग से बोल ही नहीं सकते। प्रारंभ, प्राण है ना, ये प्राण बोलेंगे आप तो कैसे बोलेंगे, प्राण थोड़ी बोलेंगे, प्राण बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, प्राण बोलेंगे। तो ये आपकी संयुक्त ध्वनियां हो गई। क्या ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है, और इसकी पहचान क्या है कि अधिकतर ये प्रारंभ में आते हैं। आप इसे समझते रहिए। अब संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? संपृक्त में होता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो संपृक्त कहलाते हैं। यहाँ यानी यहाँ पर जोड़ने का कार्य होता है। आपका ये शा था और ये ब था, इन दोनों को जोड़ने का कार्य आपका ये आधा माँ कर रहा है, यानी आधा माँ इसके साथ मिल गया, तब इसे जोड़ करके इकट्ठा कर दिया और ये बन गया आपका संबल। तो यानी दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। संबल, कंबल, डंबल, हम्बल, इस प्रकार के शब्द तमाम शब्द बन जाते हैं। आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए आप बताइए युग्मक ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जी हाँ मित्रों, युग्मक यानी जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। दिक्कत देखिए, का एक आधा है एक पूरा है। उत्फुल्ल में ला जो है एक बार आधा आया है, दूसरी बार पूरा आया है, उससे आपका लिखा जाता है दिल्ली। क्या लिखेंगे आप? दिल्ली लिख दिया, और लगे हाथ हम बिल्ली भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्ली भी लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, आपका एक व्यंजन तो आधा है लेकिन दूसरा व्यंजन जो है पूरा है, और दोनों साथ में ही आते हैं। द्वित्व वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन का द्वित्व जहाँ पर हो जाए, यानी एक ही व्यंजन दो बार जहाँ पर आ जाए, वह कहलाता है आपका युग्मक ध्वनि, और युग्मक को ही आप द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। अब जानते हैं हम अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। अक्षर के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बद्धाक्षर, जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, जैसे आप, एक, नाम। इसमें क्या किया गया है, इसमें का स्वर निकाल गया, अंतिम पा का जो है स्वर निकल गया है। पा पूरा नहीं, पूरा नहीं है क्योंकि स्वर निकल गया है। एक में जो है का स्वर निकल गया है, नाम में माँ का स्वर निकल गया, यानी जिसमें से स्वर निकाल दिया जाए या अंत में हलंत रहे, दोनों आप समझिए। स्वर निकल जाता है तब वह वर्ड जो है अधूरा हो जाता है, आधा हो जाता है, और उसमें उस वर्ड के नीचे हलंत लग जाता है। तो हलंत लगने का तात्पर्य आप समझेंगे कि यह वर्ड जो है वो स्वर रहित है। तो जो स्वर रहित हो उसे आप क्या कहेंगे? बद्धाक्षर। अब चलिए देखते हैं मुक्ताक्षर किसे कहेंगे। मुक्ताक्षर, इसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जैसे खा जाएगा, पिएगा, सोएगा। इसमें आपका स्वर निकाला नहीं गया है, स्वर मौजूद है। जिसमें स्वर मौजूद रहे वह मुक्ताक्षर कहलाएगा, और जिसमें स्वर निकाल दिया जाए, स्वर को गायब कर दिया जाए, उसका इस्तेमाल ना किया जाए, उसे आप बद्धाक्षर कहेंगे। स्पष्ट हुआ? तो मित्रों अब आप बताइए कि आपको हिंदी की यह बेसिक क्लास कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने आपके लिए जो श्रृंखला चला रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले की भी एक क्लास है, आप उसे देखिए। व्याकरण की क्लास प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पर, उसे देखिए। टॉप 50 के भी फैक्ट चलाए जा रहे हैं, उसे भी देखिए। आपका हिंदी से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में बाहर से आ जाए। हम आपको इतना पढ़ा देंगे, इतना रटवा देंगे कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, और हमारे साथ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ ही यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि स्मार्ट सिद्धि क्लासेस 77 के नाम पर है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक शानदार क्लास के साथ। और हाँ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। किसका?
पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, फीस कितनी है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, पाठ्यक्रम क्या है उसका, वो सारी डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एक वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, आप जरूर से जाकर उसे देखें और इस परीक्षा के फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार मेहरबान है या फिर अपने अगले चुनाव के लिए कुछ राजनीति या रणनीति बना रही है जिससे उसे विजय मिले केंद्र के चुनाव के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा वोटों वाला राज्य है। कुछ भी हो, हमें अपने फायदे से मतलब है, हमें एक नौकरी चाहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सब की तैयारी जो आपके योग्यता से हो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जो कि बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।